नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर यूपी से है, जहां राहुल गांधी नामांकन करने पहुंचे। उनके साथ प्रियंका और सोनिया गांधी मौजूद है। वहीं रायबरेली पर नामांकन भरने पर पीएम मोदी ने राहुल पर तंज कसा है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत दी है। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें कि एमपी से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी नेत्री इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। चौथी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी है और पांचवी खबर और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर वार लगातार जारी है। तो ये 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। मोदी के निशाने पर राहुल और दूसरी खबर सिसोदिया को राहत मिली है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी है। कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी छोड़ने पर भाजपा पार्टी राहुल पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, लगातार सियासत देखने को मिल रही है राहुल गांधी पर, क्योंकि रायबरेली से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। देखिए वैष्णवी, एक लंबे समय से एक सस्पेंस बना हुआ था कि रायबरेली अमेठी दोनों में ये हो रहा था कि कभी प्रियंका लड़ेंगी, कभी राहुल लड़ेंगे, लेकिन कल रात में ये फाइनल हो गया है और उम्मीदवार भी जो है वो खड़ा कर दिया है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जो है नामांकन कर चुके हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट थी रायबरेली, क्योंकि 2004 से लेके लगातार सोनिया गांधी, मतलब रायबरेली की इतिहास की बात करें तो लगातार वहां से कांग्रेस ही जीतती रही है। और रायबरेली में 20 मई को देखिए यहाँ मतदान होना है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। एंड वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया, आखिरकार अमेठी छोड़कर अब जो राहुल गांधी है वो रायबरेली से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और 2019 में देखिए राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी के आगे वो हार गए थे। अब जो कि फाइनल हो गया है, वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज सुबह ही वो देखिए पहुंचे रायबरेली। वहां पे उनकी मां सोनिया गांधी भी रही, प्रियंका वाड्रा भी रही, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी रहे और बड़े जो दिग्गज अशोक गहलोत और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े जो नेता है वो सभी वहां पे नामांकन के साथ उनके वहां रायबरेली में मौजूद है। इतना ही नहीं, पहले राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे, फुर्सतगंज एयरपोर्ट से जब वो पहुंचे तो वहां पे उन्होंने पहले पूजा पाठ किया, मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। तो आखिरकार ये एक बड़ा सस्पेंस वही खत्म हो गया। और वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो पश्चिम बंगाल वर्तमान में उनकी रैली थी, वहां पर उन्होंने देखिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया तो बल्कि इनडायरेक्टली उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि शहजादे को मालूम होना चाहिए कि वायनाड से वो हारने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग घूम घूम के कहते हैं कि डरो मत। आज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी के जो चेले चपाटे थे वो ये कहते थे कि राहुल कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस अमेठी आएंगे। लेकिन आखिर देखिए अमेठी से वो भागकर रायबरेली पहुंच गए, क्योंकि वो वायनाड से हारने वाले हैं, इसीलिए जो रायबरेली है वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल वंदना जी, चुनावी दौर में जो सियासी गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की बात करें तो अमेठी सीट जहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे और अब रायबरेली पहुंचे हैं। तो उसके बाद में लगातार डरो मत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है। क्या इसके बाद में कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई है कि रायबरेली सीट उन्होंने क्यों चुनी? देखिए क्योंकि अगर बात करें रायबरेली सीट की तो लगातार वो जो
का अस्तित्व है रायबरेली सीट का। सन 1951 से लेके 52 तक ये जो सीट है पहले प्रतापगढ़ जिले में आती थी और ये दोनों मिलकर फिर जाके ये एक लोकसभा सीट बनी। और यहाँ से जो पहली बार जो चुनाव लड़ा था वो इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 1957 में यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की और तभी से ये जो रायबरेली की सीट है यहाँ से कांग्रेस का अस्तित्व शुरू हुआ। और लगातार यहाँ पे केवल अगर पूरी बात की जाए सन 1957 से लेके और अब तक की, तो केवल एक बार केवल राष्ट्रीय लोक दल का एक प्रत्याशी वहां से जीता था, नहीं तो लगातार ये गढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है किसी भी तरीके से। क्योंकि लास्ट चुनाव की बात करें 2019 की, तो अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अमेठी सीट से राहुल गांधी हारे। लेकिन अब रायबरेली की साख बचानी है, क्योंकि सोनिया गांधी देखिए 2004 से और अब तक 2019 तक लगातार वहां से सांसद रही है, क्योंकि सोनिया गांधी की स्वास्थ्य सही नहीं रहता, अभी तक यही बताया, स्वास्थ्य सही न रहने के कारण वो राज्यसभा सदस्य भी है। इस वजह से राहुल गांधी को रायबरेली सीट से खड़ा किया गया है। तो ये कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि रायबरेली सीट को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जबकि अगर वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने वहां से अपना जो प्रत्याशी खड़ा किया दिनेश प्रताप को वहां से खड़ा किया, जबकि दिनेश प्रताप पहले ही कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। तो एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिल्कुल वंदना जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि रायबरेली से कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन आने वाले दिनों में रहता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया, रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है, साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई है। तो एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से सुनवाई होती है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार सियासत देखने को मिल रही थी और एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली है। जी बिल्कुल वैष्णवी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी थी उस पर आज सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने वैष्णवी मामले की अगली सुनवाई जो है वो 8 मई को करने का आदेश भी दे दिया है। और साथ ही हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है उसे भी जारी रखने को कह दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट को ये सूचित किया गया था कि जो ट्रायल कोर्ट है उसकी ओर से सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज करने के बाद उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। तो इसी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा है। और बाद में सीबीआई और ईडी ने कहा है कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तब कोर्ट ने जाकर सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने का आदेश जारी रखने को कहा है। तो वैष्णवी, एक ये राहत भरी जो है वो खबर भी है। लेकिन जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध भी किया। और ईडी ने ये बात कही है कि प्रॉफिट मार्जिन को 7% से बढ़ाकर 12% करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या फिर चर्चा नहीं की गई थी। ये नीति कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी। तो सुनवाई के दौरान ईडी ने ये तमाम बातें कही हैं।
और जो सिसोदिया के वकील है वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे थे। तो आज ये तमाम दलीलें आज दी गई है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को वैष्णवी आज मिलती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल तनु, ईडी लगातार विरोध करते हुए नजर आ रही है, लेकिन पिछली 3 सुनवाई की अगर बात करें तो जो कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, किस तरीके का जवाब देखने को मिला था ईडी की ओर से? जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो है वो सुनवाई का दौर जारी है और ईडी से जिस तरीके का जवाब मांगा था, तो आज ईडी ने भी जो तमाम दलीलें हैं वो कोर्ट में रखी है। हालांकि अभी भी जो मनीष सिसोदिया, बिल्कुल आगामी दिनों में देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवाद तो बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर उन्होंने कहा कि अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। विवादित बयान से बवाल होने पर जीतू पटवारी ने बैकफुट पर आते हुए ट्वीट किया कि इमरती देवी को अपनी बड़ी बहन जैसी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीतू पटवारी के बयान की कड़ी निंदा की है। साथ ही पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी उनके साथ में मौजूद रही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहे। रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। तो लगातार इस मामले में सियासत देखने को मिल रही थी, क्योंकि पहले अमेठी की बात चल रही थी, चर्चा में अमेठी था, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, लगातार सियासत देखने को मिल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी भी जारी है, और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि नामांकन दाखिल हो चुका है। देखिए वैष्णवी, क्योंकि एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था रायबरेली और अमेठी सीट पर, वो सस्पेंस देखिए खत्म हो गया है। आखिरकार राहुल गांधी जो है नामांकन करने, उनका समय जो था वो 12 बजे का था, लेकिन अभी देखिए वो तुरंत पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट और वहां पे उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। क्योंकि आज देखिए अंतिम तारीख ही 3 मई आज था और आज ही आखिरी समय था, क्योंकि 20 मई को रायबरेली में चुनाव होना है और किसी भी तरीके से आज उनको नामांकन दाखिल करना था। और देखिए इस मौके पर जो सोनिया गांधी है, उनकी माँ वो भी पहुंची है, और प्रियंका गांधी पहुंची है, उनके जो जीजा है रॉबर्ट वाड्रा वो भी पहुंचे हैं, और जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे है, अशोक गहलोत है, और जो प्रदेश के और केंद्र के जो भी बड़े नेता है सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। और राहुल गांधी ने देखिए नामांकन दाखिल भी कर दिया है। अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और वही अमेठी सीट की बात करें, अमेठी से पहले हो रहा था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन वहां से उन्होंने केएल शर्मा को खड़ा किया। केएल शर्मा जो है वो बहुत पुराने उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम अरसे से उनके संग काम कर रहे हैं। उनके बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि उनको अमेठी की गली गली में एक एक बच्चा जानता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, बहुत अच्छा काम किया है, और किसी भी तरीके से वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। और रायबरेली में, क्योंकि इस बार एक ही सीट 2019 में अमेठी सीट वैसे ही कांग्रेस खो चुकी थी, अब एक सीट। वंदना जी, देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रायबरेली में रहता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर उन्होंने कहा कि अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं। विवादित बयान से बवाल होने पर जीतू पटवारी ने बैकफुट पर आते हुए ट्वीट किया कि इमरती देवी को अपनी बड़ी बहन जैसी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में निंदा की है और जीतू पटवारी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए साथ ही इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल पीसीसी चीफ ग्वालियर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लगातार इमरती देवी के मामले में सियासत देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या अपडेट सामने आ रहा है मामले में? देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रित है। भले से वो लोकसभा चुनाव की राजनीति हो या राजनीतिक बयानबाजी की, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और इमरती देवी जो कि कांग्रेस की नेता थी, अब भारतीय जनता पार्टी में है और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनको लेके ये बयान दिया गया था जिसकी हर ओर निंदा हो रही है। और जीतू पटवारी ने जब इमरती देवी को लेके बयान दिया, उसके तुरंत बाद वो मौके की नज़ाकत को भांप गए और उन्होंने तत्काल ट्वीट करके खेद जताया, लेकिन तब तक बात बहुत दूर तक जा चुकी थी। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मोहन सरकार की मंत्री कृष्णा गौर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीतू पटवारी के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि जीतू पटवारी अगले दिनों में कहीं भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। हालांकि वे खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान को महिला विरोधी बयान बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी के बचाव में लगे, लेकिन उनके पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले दिनों में भी ये बयान का मामला मध्य प्रदेश में तूल पकड़ेगा और जीतू पटवारी का प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। तो देखा जाए तो 7 मई को तीसरा चरण मध्य प्रदेश में चुनाव का होने वाला है, जिसपे 9 सीटों पे वोटिंग होनी है। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और महिला अस्मिता का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कृष्णा गौर जो मोहन सरकार में मंत्री है, उनका स्पष्ट कहना था कि कांग्रेस की मानसिकता ही महिला विरोधी है, यानी उन्होंने जीतू पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस को अपने घेरे में ले लिया। तो आने वाले दिनों में इमरती देवी का यह मामला और तूल पकड़ेगा और इमरती देवी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में वे विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके एफआईआर भी दर्ज करवा सकती हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बीच सियासी गर्मी चरम पर है। देखना होगा कि इस बयान से और कितना विवाद देखने को मिलता है सियासत में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र की सियासत में लगातार अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में महाड़ में शिवसेना के यूबीटी गुट की नेता और पार्टी की स्टार प्रचारक सुषमा दगड़ू अंधारे को रिसीव करने आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुषमा को कोंकण से बारामती जाना था। घटना में हेलीकॉप्टर का पायलट घायल हो गया। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम उन सभी केसेस से हट गए हैं जिनमें वे विशेष लोक अभियोजक तौर पर अदालतों में पैरवी कर रहे थे। उज्जवल के पास 1993 के बम धमाकों, 26/11 के आतंकी हमलों और औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले से जुड़े मामले थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, यूबीटी प्रचारक को रिसीव करने आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? और मुंबई की बात करें तो किस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है? देखिए, वैसे भी बता दूं, जिससे से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसमें कोई ना कोई घटनाक्रम चलती रहती है और ये बहुत बड़ी दुख भरी घटनाक्रम है कि सवेरे रिसीव करने आया जो सुषमा दगड़ू अंधारे हैं, उनको रिसीव करने महाड़ा पहुंची थी और कोंकण से बारामती इनको जाना था, तो हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। और क्रैश करने के बाद जिस तरह से पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया, अगर उसमें ये गनीमत थी कि सुषमा नहीं चढ़ी थी, अगर वो उड़ी होती तो शायद बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। उससे थोड़ा बचाव हो गई। उद्धव ठाकरे के लिए सुखद खबर है, लेकिन कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे से, जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना डिवाइड हुई है, तब से कहीं न कहीं कोई ना कोई खबर आती रहती है। ये भी एक क्रम में एक खबर आई है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं उनकी पार्टी भी बड़ी चिंतित है। उनको भी स्टार प्रचारक माने जाते हैं सुषमा दगड़ू अंधारे, तो उनको कहीं जाने में बड़ी तकलीफ हो गई क्योंकि उनको कोंकण और बारामती जाना था इस प्रचार करने के लिए, तीसरी तरह के प्रचार के लिए। तो ये देखते हुए कहीं न कहीं उनकी रुकावट हो गई। जी
बिल्कुल राहुल, यहाँ पर उज्जवल निकम की बात करें तो जितने भी मामले उज्जवल निकम पर दर्ज थे चुनावी दौर के बीच में, वो सारे केसेस जो है वो उन पर से हट गए हैं। इसके क्या मायने चुनावी दौर के बीच? देखिए, उज्जवल निकम से पैरवी करते थे, एक सरकारी वकील भी थे और जिस तरह 93 के बम ब्लास्ट का भी पैरवी कर रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से क्या नाम है ये 26/11 का मामला हुआ तो उसके साहब को फांसी पे सजा अगर तक ले जाने वाला कोई था, फांसी की सजा सुनाने, तो उज्जवल निकम ही थे। तो उन्हीं वो बहुत जाने माने प्रवक्ता थे, जाने माने मतलब अधिवक्ता थे और वो यहाँ के जाने माने वकील भी माने जाते हैं, जो बहुत नंबर 1 गिने जाते हैं उज्जवल निकम। तो उनको बीजेपी जिस तरह से लेके आए तो ऑब्वियसली ये तो स्वाभाविक था कि सभी केसों को छोड़ना पड़ेगा तभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नामांकन बनने से पहले उन्होंने सभी जितने केसेस थे अपने हाथ में वो सबको छोड़ दिया और वो अब बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज नामांकन होने वाला है उनका और तीसरे चरण चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का अभियान लगातार जारी है। इसी बीच शुक्रवार को सुकमा के रायकुड़ इलाके में नक्सलियों के बटालियन के कोर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार डीआरजी और कोबरा के जवान रायकुड़म इलाके में ऑपरेशन पर निकले थे। सुबह से 2 से 3 बार जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित हैं। हालांकि इलाके में जवानों की सर्चिंग जारी है। एसपी किरण चौहाट ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।